Yes, चलो. So today we will discuss with business studies chapter number 4 business services. ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले के 3 चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, बाद में करूँगा. आज से शुरुआत कर रहा हूँ बीएसटी की. तो समझो बिजनेस सर्विसेज में हमको क्या करना है. इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमको है वो ये है कि हमको ये समझना है कि क्या क्या सर्विसेज बिजनेस में है. पहला तो हमको ये देखना है कि नेचर ऑफ सर्विस, मीनिंग एंड टाइप. पहला क्या देखना है? नेचर ऑफ सर्विस, मीनिंग एंड टाइप. सर्विस का क्या मतलब है, किस तरह की सर्विस देना है और उसका टाइप क्या है. उसके बाद हमको समझना है बैंकिंग सर्विस के टाइप्स और अकाउंट, कि बैंकिंग में किस तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, कैसे कैसे अकाउंट होते हैं. फिर बैंकिंग टाइप का सर्विस देखना है. उसके बाद हमको देखना है इंश्योरेंस की सर्विस देखना है हमको. उसके बाद हमको देखना है पोस्टल और टेलीग्राम, पोस्टल एंड टेलीकॉम. पोस्टल और टेलीग्राम सर्विसेज के बाद हमको देखना है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. और 6th देखना है हमको वेयर हाउस सर्विसेज. देखो बेटा, इसके पहले जो 3 चैप्टर हैं वो ये हैं. पहला है बेसिक फंडामेंटल, बिजनेस क्या है, किस तरह का होता है. फिर दूसरा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहले में हमने ये देखा है कि ट्रेड बिजनेस क्या है. बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. प्राइमरी था मैन्युफैक्चरिंग से, फिर सेकेंडरी मतलब ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग. उसके बाद थर्ड जो था वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड. टर्सरी जो होता है वो होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि सर्विस सेक्टर. वो सेक्टर जो मेन बिजनेस कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए सर्विसेज देने का काम करते हैं. और ये चैप्टर है तीसरा, यानी टर्सरी सेक्टर है ये सर्विसेज वाला. इसमें हमको वो चीज़ें पढ़ना है जो बिजनेस को एलाइड सर्विसेज देती हैं, सहायक गतिविधियों में सहायता करती हैं. जैसे बिजनेस चलाने के लिए आपका बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, इंश्योरेंस, यदि आपको कोई नुकसान होता है नेचुरल कैलेमिटीज से या अदर किसी एक्सीडेंट वगैरह से, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए हमको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है. कम्युनिकेशन के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हमको पोस्टल और टेलीकॉम की ज़रूरत होती है. तीसरी चीज़, हमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, रेलवे की या फिर ट्रक वगैरह की, बसेस की. चौथा, यदि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है जो अभी बिक नहीं रहा है, तो हमको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती जो हमको स्टोरेज फैसिलिटी दे कि आज हमने गुड्स प्रोड्यूस करके स्टोर कर दिया, कल जब इसकी डिमांड आएगी तो हम इसको बेच देंगे. वो है वेयर हाउस. यानी हमको टोटल 5 चीज़ें पढ़ना है. पहला, सर्विस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप की सर्विस होती है. यानी यही चीज़, ये जो चैप्टर है वो क्या है, टर्सरी सेक्टर. यही है टर्सरी सेक्टर, यानी ऑक्सिलरी टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू बिजनेस है. यानी ये वो सर्विसेज हैं, वो
चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है जो हमारे बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए एलाइड सर्विसेज देती हैं, अतिरिक्त जो सर्विसेज हैं वो देती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, पत्र व्यवहार करने का, सामान को इधर उधर पहुंचाने का और उसको स्टोर करने का, और यदि कोई लॉस हो जाए तो उससे बचाने का। वो देखी है ना तुमने एक्ट ऑफ गॉड वाला, OMG, उसकी दुकान ख़त्म हो जाती है, फिर उसको पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस क्लेम के, नहीं मिलते फिर वो केस करता है, वो इंश्योरेंस क्लेम है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स क्या है? देखो, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स जो है, कॉमर्स दो चीज़ें आती हैं इसमें। एक होता है ट्रेड, बिजनेस, खरीदने का और बेचने का। ट्रेड मतलब क्या? पकी पकाया आइटम खरीदा और बेच दिया, आया गया आया गया आया गया, बस ये चलता है। फिर होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, अभी ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग, सहायता करने वाली चीज़ें जो किसी चीज़ को हेल्प करती हैं। इसी को एड्स बोला जाता है, AIDS, सहायक। ठीक है। refers to activities which made trading of goods more easy। यानी कि इस एक्टिविटी को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जब हम परफॉर्म करते हैं तो इस परफॉर्मेंस को इजी बनाने के लिए एक हेल्पिंग एक्टिविटी चाहिए जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो इनकी मदद करती है और इनकी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में सहायता देती है और आसान कर देती है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे देखो, आपका गुड्स, आपने, ट्रेड का मतलब क्या है? खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, बराबर, ये होता है ट्रेडिंग। आपने किसी से गुड्स खरीदा, किसी को बेच दिया, खरीदा बेच दिया, बराबर। अब इसमें मान लो आप हो MP इंदौर के, आपने गुड्स खरीदा बॉम्बे से, रास्ते में आते आते वो कहीं एक्सीडेंट होके आपका गुड्स ख़त्म हो गया। अभी क्या, उस नुकसान से आपको दुकान भी बंद करना पड़ सकता है, बंद करना पड़ सकता है या नहीं, बंद करना पड़ सकता है सर, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो, तो ये जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, सर्विस सेक्टर है, वो हमको सर्विस देता है इंश्योरेंस नाम की। यानी हम जब गुड्स बॉम्बे से हमारा चलेगा इंदौर के लिए, तो हम उस गुड्स का इंश्योरेंस करा लेंगे। अब यदि कोई नुकसान होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले करके हमारा जो जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यदि इंश्योरेंस नाम की सर्विस नहीं होती तो हमारा लाख रुपए का माल डूब जाता, हो सकता है हमको बंद करना पड़ता दुकान, क्योंकि ये लायबिलिटी तो चुकानी पड़ेगी ना, उसको पेमेंट तो देना पड़ेगा। यानी आपके जेब से पैसा भी चला जाता और आपको आइटम भी नहीं मिलता, बराबर है। पर यदि आपको इंश्योरेंस नाम की सर्विस मिली है तो आप इस लॉस की भरपाई कर सकते हो। यानी ये क्या कर रहा है, स्मूथ रनिंग में आपके परफॉर्मेंस को इजी कर देता है। कौन? ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी बिजनेस सर्विसेज। यस, डाउट? इंश्योरेंस क्लेम का आपने बताया, तो आपने बोला जैसे मुंबई से इंदौर आ रहा है, तो मुंबई से इंदौर आने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है? 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे लगते हैं। हाँ, तो 12 होने को तो 1 ही मिनट में कुछ भी हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन अपन को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कुछ देना पड़ेगा पैसे। हाँ, कुछ प्रीमियम पे करनी पड़ती है। यानी मान लो 1 लाख का गुड्स है और उसके लिए आपने 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए, पर यदि डूबता, एक्सीडेंट होता तो आपको पूरा 1 लाख का नुकसान होता है ना। ये 5,000 दे के यदि आप 1 लाख में से 5,000 हटा दो तो बचा 95 तो वसूल कर ही सकते हो ना। यानी नेट लॉस देखा जाए तो बिना इंश्योरेंस के 1 लाख और विथ इंश्योरेंस सिर्फ 95, तो कितना बड़ा मार्जिन सेटल हो रहा है। लाइक दैट। इंश्योरेंस ले लेते हैं तो
फिर भरना पड़ता है क्या वो रेगुलरली? प्रीमियम, हाँ प्रीमियम रेगुलर, आपको आपकी इच्छा, आपको लेना है सर्विस या नहीं लेना। बैंक खुला है तो ज़रूरी नहीं है आप अकाउंट खुलवाओ, बैंकें तो काम कर रही है ना, पर ज़रूरी है कि आप हर बैंक में खाता खुलवाओ, इट्स नॉट ज़रूरी। सर्विस है, जैसे अपनी क्लास है, ज़रूरी है कि बच्चा आए ही अपने से ही पढ़ने आए, कहीं भी जा सकता है वो, और नहीं भी जा सकता सेल्फ स्टडी भी कर सकता है ना, ऐसा ही है। आगे बढ़ सकता हूँ, चल। तो एनी बिजनेस इंटरप्राइज अच्छा, these auxiliaries to trade are also known as business services। ये जो हमको auxiliary to trade हैं, यही क्या है, कलेक्टिवली क्या कहलाता है, बिजनेस सर्विसेज। अब उसके बाद एनी बिजनेस इंटरप्राइज लुक फॉर फॉलोइंग सर्विसेज। कोई भी बिजनेस हो वो ये देखता है कि हमको ये सर्विसेज मिल जाए। कौन सी? बैंकिंग, क्यों? फंड अवेलेबिलिटी के लिए, यदि हमको पैसे की कमी है तो लोन मिल जाए, बैंक ही देगा। इंश्योरेंस, प्लांट मशीनरी गुड्स का इंश्योरेंस कराने के लिए, दुकान का इंश्योरेंस कराने के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए, सप्लायर कस्टमर के बीच में करेस्पॉन्डेंस अच्छा बना रहे, टाइम टाइम पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे, है ना। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटी मिले, सेफ्टी से हमारा गुड्स और क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे आलू उगेगा फरवरी महीने में पर बिकता पूरे 12 महीने अवेलेबल होता है, कैसे? वेयर हाउस की वजह से, कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है, उसकी क्वालिटी भी नहीं गिरती, सड़ता गलता भी नहीं है ना, क्वालिटी मेंटेन रहती है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने के लिए हमको बिजनेस सर्विसेज मांगता है। अब नेचर ऑफ सर्विस, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपको जो मेन चीज़ है ना, वो मेन चीज़ ये है मेन जो है बेटा वो है, अब आया हमारा पहला टॉपिक, नेचर ऑफ सर्विस, यानी सर्विसेज होती कैसी हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव आता है, एग्ज़ाम जब होती है ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, और ये जो बिजनेस स्टडीज़ है इसलिए भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे आप BBA MBA BCom MCom कुछ भी करोगे तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको मिलेंगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ सर्विस की बात करें तो कैसा होता है, इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला, इंटेंजिबिलिटी, पहला नेचर है इंटेंजिबिलिटी, नोट करना होगा तो कर लेना। इंटेंजिबिलिटी मतलब दिखाई सुनाई नहीं देता, सिर्फ महसूस कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वाह कुछ तो है ना। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, एक्सपेरिमेंटल है। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच द एंटरटेनमेंट। ये क्या है? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। मतलब ये कैसी एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब के पास गए तो उसके इलाज को आप सिर्फ फील ही कर सकते हो, है ना। जिम में गए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसको सिर्फ फील ही कर सकते हो ना, कि हाँ नहीं यार ये मेरे को सिखा रहा है कुछ, या मेरे पास पढ़ने आए तो सिर्फ फील ही कर सकते हो। नहीं सर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को टच कर सकते हो क्या? नहीं सर का वजन है 120 किलो, तो हमने सर को टच कर लिया तो 120 किलो का कॉन्सेप्ट सीख गए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो, हाँ सर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया और वो हमने समझ लिया, ये भी एक सर्विस है। इसको सिर्फ क्या कर सकते हो? महसूस, फीलिंग्स, है ना। हाँ सर यार आप किसी बात कर रहे हो, महापर्व तो बाद में आएगा, हाँ महापर्व फरवरी महीने में आता, लेकिन महसूस, प्यार की तरह है सर्विस, सिर्फ महसूस करो बाबा, यही है अपना, बस यही दुनिया अपनी यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर्विसेज भी क्या है? इंटेंजिबल है, बराबर है ना। सीन
फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ देख बस फील कर सकते हो, है ना। और इसकी क्वालिटी को बिना यूज़ करे, बिना कंज्यूम करे, बिना सर्विसेज को परचेस किए बता सकते हो क्या क्वालिटी कैसी होगी। जिस डॉक्टर से इलाज नहीं कराओगे उसको बता सकते हो क्या ये डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करते हैं, या ये टीचर से पढ़ा नहीं तुमने तो बोल सकते हो क्या कि नहीं यार ये बाबा यार ये मास्टर तो यही होना है यार लाइफ के अंदर, बिना पढ़े तो नहीं बता सकते। यानी सर्विसेज का एक नेचर है कि जब तक आप उसको इंजॉय नहीं करोगे, मतलब उसको परचेज नहीं करोगे, तब तक आप उसके बारे में अपना जजमेंट नहीं दे सकते, बराबर। एक्सपेरिमेंटल इसलिए होता है ये, है ना। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप उसका जजमेंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी यानी हर कस्टमर की डिमांड अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजाक मस्ती करना चाहते हैं, है ना। देखो स्टूडेंट का टाइप होता है कि कुछ ऐसे होते नहीं साहब हमसे तो सिर्फ टू द पॉइंट बात होना, मैं आया मेरे को किताब खोलो ज्ञान ढोलो और मैं निकल लूँ। कुछ ऐसे होते नहीं सर थोड़ा बहुत तो यार मतलब जीवन है यार, जंगल मत बनाओ यार, थोड़ा बहुत तो मजाक मस्ती कर लो यार, हम भी इंसान है ना। तो इनकंसिस्टेंस होता है, यानी डिफरेंट कस्टमर का डिमांड जो होता है वो डिफरेंट होता है और एक्सपेक्टेशन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी आप सभी को एक जैसी सर्विस नहीं दे सकते, आपको कस्टमर पर डिपेंड करेगा और उसकी डिमांड पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट करना है, बराबर। जैसे टीचिंग ही है ना, टीचिंग ही है, पढ़ाना ही है। तो पढ़ाने के लिए भी क्या है कि कुछ बच्चों को मजाक मस्ती में पढ़ाना पड़ता है, कुछ को सीरियस पढ़ाना पड़ता है ना, कुछ को पढ़ाना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप में ही ज्ञान की दुकान होता है, बराबर है। तो ये इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा, कंटिन्यूस एक जैसा चलेगा ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर और उसकी डिमांड पर। क्लियर, आगे चलें, है ना। जैसे ब्यूटी पार्लर है, कंसिस्टेंटली सबकी कटिंग एक जैसी होती है। गैराज पुरानी गाड़ी को नया बनाते हैं, सबको एक जैसी सर्विस होती है ब्यूटी पार्लर में? नहीं, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है सब, है ना, नेचर वाइज। क्यों? कुछ को सारे केमिकल्स जो क्रीम होते हैं वो सूट नहीं होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं कटिंग कराने जाता हूँ तो कटिंग कराने के बाद, शेविंग कराने के बाद वो क्या फोम वोम लगा के और फिर मुंह की मालिश वालिश करता है ना, चंपी करते हैं। मैं मना कर देता हूँ क्यों, मेरे को क्रीम सूट नहीं होती, मेरे को क्रीम लगा दोगे तो फुंसियाँ आ जाती हैं। पर कुछ कस्टमर, यानी अभी 2 कस्टमर गए तो दोनों का ट्रीटमेंट बदल गया। कंसिस्टेंटली एक जैसी सर्विस है क्या? नहीं, कस्टमर टू कस्टमर डिफर करती है, इसलिए कैसा है, इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद इनसेपरेबल, तीसरा क्या है, इनसेपरेबिलिटी। सेपरेटेबिलिटी मतलब क्या है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। कैसे? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक के बाद एक, पहले प्रोडक्शन होगा फिर कंजम्पशन होगा। कोई चीज़ बनने से पहले नहीं खा जाओगे, है ना, हम तो कच्चा चबा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, may replace the banking clerk for the front office activities like cash withdrawal and check deposit। जो बैंक होता है, बैंक में एटीएम मशीन लगी है, हम गए उससे एटीएम फंसाया, पैसे निकाले, चेक लगाया, चले आए। यानी एक जो क्लर्क होता है उसका काम खत्म कर सकती है वो मशीन। चेक भी ले लेती है मशीन। हाँ, चेक भी ले लेती है, पासबुक में एंट्री भी कर देती है, कैश डिपॉजिट भी हो जाता है मशीनों से आजकल,
एटीएम मशीनों से आजकल कैश डिपॉजिट भी हो जाता है, यानी उसने क्लर्क का काम खत्म कर दिया, है ना। बट एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड एंड हिज इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज़ टू बी मैनेज्ड। लेकिन ये क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ बहुत सारे कस्टमर आ गए तो सीक्वेंस नहीं चलेगा, एक एक कस्टमर को ही निपटाएगा, एक साथ बहुत सारे कस्टमर को नहीं झेल सकते, है ना, बराबर है। इनसेपरेबल मतलब एक जो साइमल्टेनियस सर्विस आपको ही देनी ही पड़ेगी, एक के बाद एक कस्टमर को ही निपटाओगे, एक साथ बहुत सारों का काम नहीं हो सकता, ठीक है। इन्वेंटरी लॉस, चौथा क्या है, इन्वेंटरी लॉस। इनसेपरेबिलिटी का मतलब यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्विस से अलग नहीं कर सकते। जैसे मुझे और मेरी टीचिंग को अलग अलग नहीं कर दिया जा सकता, मैं हूं तो ही मैं टीचिंग कर पाऊंगा, मैं नहीं हूं तो टीचिंग नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं और मेरी सर्विस मेरे अंदर समाई हुई है ना, बराबर है। मेरे से और मेरी टीचिंग की क्वालिटी, स्ट्रेटजी या टेक्निक को अलग नहीं किया जा सकता, वो इनसेपरेबिलिटी है। सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस को अलग नहीं कर सकते, है ना, सर्विस प्रोवाइडर ही सर्विस देगा। इन्वेंटरी लॉस का क्या मतलब सर्विस हैव लिटिल आर नो टेंजिबल कंपोनेंट। सर्विस के पास टेंजिबल कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ इनटेंजिबल है। तो इस में आए तो क्या मिला आपको, समझ में आया। देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए फ्यूचर, भविष्य के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे भविष्य के लिए स्टोर कैसे नहीं कर सकते, आपने मान लो ट्रेन का टिकट लिया, है ना, ट्रेन का आपने टिकट लिया 25 अक्टूबर का, आप टिकट तो स्टोर कर सकते हो, पर यात्रा 25 अक्टूबर की सीट जन्मजात आपकी हो गई क्या, नहीं बाबा ये तो मैंने खरीद ली है, ऐसा है क्या, नहीं। टिकट तो आप जेब में जीवन भर रखोगे, लेकिन जो सर्विस है, ट्रेन में चढ़ने का जो मज़ा है, एक्सपीरियंस है, वो तो तभी मिलेगा जब आप उसमें ट्रेवल करोगे। आप उसको स्टोर नहीं कर सकती, यानी सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या बोला, इन्वेंटरी लॉस। जैसे इन्वेंटरी है, ये पेन है, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, 10 साल रख के रखूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन जो मैंने टीचिंग की है वो तो इस सेशन में ख़त्म हो जाएगी, अगले सेशन में कुछ और होगा ना। तो ये 11th क्लास से अगले सेशन में 12th आएगी, समय के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, स्टोर नहीं हो सकता। अब आगे इन्वॉल्वमेंट, नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर, रिसीवर, सर्विस जो प्रोवाइडर है वो और जो सर्विस टेकर है, दोनों, टेकर रिसीवर जो भी बोलो, दोनों को क्या होगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं यदि पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बैठ के, है ना। डॉक्टर साहब यदि इंजेक्शन ठोक रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिस पे वो इंजेक्शन लगा सके, बराबर है। यानी दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है क्या। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी कस्टमर के पास होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से सर्विसेज देने लेने का तरीका बदला जा सकता है ना, बराबर है। आगे बढ़ सकता हूँ क्या। अच्छा, अब हमें दो चीज़ों में डिफरेंस समझना है, गुड्स और सर्विसेज में। तो पहली चीज़, गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल, पर सर्विस इनटेंजिबल।
गुड्स कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट। भाई ये जो मार्कर है ये ऐसे ही बनेंगे, 1000 बना लो, है ना, बराबर है। पर सर्विस कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग होती है। सर्विस is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in ownership of anything। भाई तुमने पढ़ा है ना, खत्म हो गया मामला, सेशन खत्म, एग्जाम हुई, तुम्हारा ये जो ज्ञान था वो खत्म, इसमें तुम्हारा मालिकाना हक कुछ ट्रांसफर हुआ क्या? है ना भाई, एक सेशन की फीस भरी, पढ़ा, काम खत्म। मालिकों का क्या उसके लिए लाइफ टाइम के लिए नहीं, लेकिन ये पेन यदि खरीदा गुड्स तो एक बार पैसा दिया तो इसके मालिक तुम जीवन भर हो। यानी कि सर्विस में क्या होता है, एक्सपायरी है, लेकिन गुड्स की कोई, गुड्स में एक बार पैसा दिया ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती, पर सर्विस में ऐसा नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, बराबर। ठीक है क्या, आगे बढ़ूँ? टाइप्स ऑफ सर्विस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस, टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितने होती हैं बेटा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, थर्ड, हाँ नींद आना लाजमी है, ट्रांसपोर्टेशन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन के बाद कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, है ना। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बेटा तो दिल पे नहीं लेना, है ना, कि फेफड़े पे ले लो यार, मास्टर साहब को स्पेलिंग, इंग्लिश का टीचर नहीं हुआ है ना, भावनाओं को समझो। वेयर हाउस, मैं ये डिस्क्लेमर हर लेक्चर में दे देता हूँ लगभग, है ना। हाँ, वो जल्दबाजी में क्या, अब इंग्लिश के टीचर तो है नहीं यार कि एक उस पर ध्यान दो, भावनाओं को समझो, तुम एग्जाम में सही लिखना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग, ये 5 तरह की हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड की सर्विसेज होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो किससे करनी है? बैंकिंग से। अब बैंक क्या है, यानी हमारी पहली शुरुआत होगी बैंक से। अब हमको ये समझना है कि व्हाट इज बैंक, है ना, हमको क्या समझना है? व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है? बहुत बढ़िया चीज़ है सर। बैंक सर वो है जो SBI बैंक में चले जाओ तो कहता है भाई साहब विंडो नंबर इस पे चले जाओ, है ना। SBI बैंक कभी गए हो हैं? उसमें पैसे जमा करने जाओ ना तो वो ऐसे ही बोलते हैं विंडो नंबर 5 पे जाओ, विंडो नंबर 10 पे जाओ, विंडो नंबर 12 पे जाओ। हाँ वो ऐसे ही भगाते हैं। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसको डिमांड पे रीपे करता है और मार्जिन अर्न करता है। मार्जिन अर्न कैसे करता है? पैसे उधार देके। तो बैंक क्या है? पहला हमारी शुरुआत है बैंकिंग से। बैंकिंग की शुरुआत में सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़ना है वो है बैंक। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, एक्सेप्ट मनी एज डिपॉजिट, है ना। ये ईबी होता है क्या इसमें? बस इतने से ही हो जाता है। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और रीपे करता है ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर, है ना। और क्या करता है? प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता है। अर्न करता है कैसे? प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता है बाय लेंडिंग मनी, है ना। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपसे डिपॉजिट लेगा, जब आपको डिमांड होगी तो दे देगा, है ना। और प्रॉफिट कमाता है कैसे? मार्जिन से। ऐसे मान लो कि
कि ग्राहक ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब 1 लाख आप ऐसे तो लेओगे नहीं, है ना, तो वो क्या करता है, इस 1 लाख को लोन के रूप में दे देता है, किसी को लेंड कर देता है, उधार दे देता है। अब आप यदि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो, तो 2000 रुपये तो आपको मिनिमम मेंटेन करना ही करना है। सरकारी बैंक में 2 से 5000, 2 to 5000। यदि किसी प्राइवेट बैंक में चले गए तो यही आंकड़ा तुम्हारा पहुंच जाता है 5000 से 10,000 का, है ना, मिनिमम। इतना आपको बैंक में हमेशा रोज मेंटेन करना रहता है। तो ये 5-10 हज़ार, मान लो 1 लाख कस्टमर है किसी बैंक में, 5000 इंटू 1 लाख, इतना पैसा है, ये तो मेंटेन करना ही है ना, ये निकाल ही नहीं सकते जब तक अकाउंट क्लोज नहीं कराओगे। तो ये पैसा वो क्या करता है, उधार दे देता है। सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज कितना मिलता है, 3.5%। एक मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अभी तो रेट 2.70 है शायद, आई एम नॉट श्योर, फिक्स नहीं मालूम मेरे को, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि पर एनम आपको 3.5% ब्याज मिलता है। बैंक कितने में लेंड करता है, 12%, 12% से लेके 24%, 36%, इस तरीके से लोन देता है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपेंड करता है। लोन सिक्योर्ड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अनसिक्योर्ड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बराबर। तो ये बीच का जो मार्जिन है, आपको कितना दिया, 3.5, लिया कितना, 12, कमाई कितनी हो गई, सीधा सीधा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना सर, 8% तो है ही, सही खर्चे हटा दो, तो यही मार्जिन कमाता है ना। लूट रही है सब बैंक, है ना, और तुम लूट रहे हो सर। बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दें क्या, सुरक्षा के लिए बेटा, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। यदि बैंक नहीं होंगे तो घरों पे लूट मार बढ़ जाएगी, लोग मर्डर करना शुरू कर देंगे एक दूसरे का कि बाबा इसके पास बहुत माल है, जाओ निपटा दो, है ना, क्लोरोफॉर्म सुंघाओ माल लेके निकल जाओ। अरे दिख जाता है ना, आप 4 व्हीलर चढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना देखने वाले को कि बाबा असली आइटम यही है, इसको ही छापा मारने का है। चलो, तो बैंक क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मोबिलाइज करता है ना। एक से इसकी टोपी उसके सर करने का काम करता है, आपसे लिया उसको दिया, उससे लिया उसको दिया। ऐसे ही बैंक क्या दान पुण्य का काम करता है, मनी को सर्कुलेशन का काम करता है बैंक, है ना, लोगों तक पैसा एक पहुंचाने का काम करता है, जिससे सबका काम चलता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, क्या करें। टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन मस्त पढ़ो, टेंशन लेने का नहीं, है ना। देखो टाइप्स ऑफ बैंक में क्या है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, बैंकों के टाइप, क्या टाइप है बैंक के? एक होता है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब वो बैंक जो सिर्फ कॉमर्स का काम करती है। कॉमर्स का काम करती है मतलब पैसा देने का और पैसा लेने का, फोकट का कोई भी माथाफोड़ी नहीं होना। ठीक है, बैंक वैसे 4 तरह की होती है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, तीसरी जो है वो है कारपोरेट, कारपोरेट बैंक, और जो चौथी बैंक होती है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेलिंग का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अ लैंग्वेज टीचर, कहीं कोई गलती हो तो तुम लोग उसको मैनेज कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ जल्दबाजी में गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, है ना। कभी कभी तो मैं चेक करने के लिए लिखता हूँ कि स्पेलिंग मैंने सही लिखी क्या, बच्चा कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहा है। इसका मतलब बच्चा नशे पत्ती में तो नहीं बैठा हुआ है ना, जागते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बैंक है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का क्या मतलब है?
The progress of the inland trade of the country depend upon these banks to great extent. Commercial banks are governed and regulated by Indian Banking Regulation Act 1949. जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, यानी बैंकें किस तरीके से बनाई जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ बैंक क्या होगा, फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होंगे, बैंक के राइट क्या होंगे, बैंक की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई हैं और इसी को फॉलो करके बैंकें अपना बिजनेस करती हैं या बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। बराबर है, बराबर, यानी बैंक को रेगुलराइज करने का काम ये एक्ट करता है। तो कॉमर्शियल बैंक भी इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको परफॉर्म करता है। इनलैंड एक्टिविटीज़ विद इन कंट्री, जितना भी पैसा लेने देने का काम होता है वो सब कुछ, ठीक है। These banks accept the deposit from general public and provide short-term loan to manufacturer and trader. These banks pay lesser interest on deposit while charge higher interest on amount lent. क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा लेने का, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्शियल बैंक की, ये जनरल पब्लिक से पैसा लेती हैं, बिजनेसमैन को उधार देती हैं। जनरल पब्लिक को अभी मैंने तुमको बताया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, लेकिन जब ये उधारी पे वसूलती हैं तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और बीच का जो डिफरेंस है यही क्या है, इनका मार्जिन है, यानी प्रॉफिट है, ठीक है। दैट दिस डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेंडिंग रेट, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का ये जो डिफरेंस है यही क्या है, मार्जिन और प्रॉफिट ऑफ बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक है, प्रॉफिट है। इसका मतलब दो तरह का कॉमर्शियल बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक दो तरह का होता है। कैसे दो तरह का होता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। बहुत बढ़िया। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दो तरह के बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर स्टेक, यानी कॉमर्शियल बैंक जो है इसके दो टाइप हैं। एक पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है, यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, मालिकाना हक होता है। एक होता है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर, है ना, जो सिर्फ पब्लिक हैंडल करती है, गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं होता, यानी इसको गवर्नमेंट ओपन करती है और इसको पब्लिक ओपन करती है, प्राइवेट बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट का नहीं, जो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होता हो तो उसमें कैपिटल लगाई जाती है। तो जब पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी फंडिंग होता है और पब्लिक वाले में सिर्फ आम जनता, मैंगो पीपल का पैसा लगता है, बिजनेसमैनों का, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक बैंक जो होती है, पब्लिक सेक्टर वाले, वो सिर्फ लोगों को सर्विसेज देना ऑब्जेक्टिव होता है। बैंकिंग चैनल को मोबिलाइज करना और लोगों को सर्विस देना प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। लेकिन जो ये है, इनका क्या है, निचोड़ लो भाई, आम जनता यानी मैंगो पीपल है, जूस निकालने का है ना, आम रस बना डालने का पब्लिक का, बराबर है ना। यानी प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, ठीक। प्राइवेट सेक्टर बैंक का कुछ एग्जाम्पल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBFC बैंक, IDBI, है ना, कोटक महिंद्रा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लाइक दैट। जिन जिन बैंकों में स्टेट लग जाता है वो बैंकें पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ
मैसूर, तैमूर, है ना, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, जो भी है, तेलंगाना, है ना, कर्नाटका, ये जितने में स्टेट बैंक लग जाता है लगभग वो क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं। मेन फंक्शन इनके क्या हैं, 3 ही फंक्शन है, पैसा लेने का, उधारी देने का, है ना, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, जब कस्टमर डिमांड करे वो एटीएम में, अपना एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड फंसाए तो उसको पैसा दे देने का है। अब जो डिपॉजिट लिया ब्याज कम दिया और जो उधारी दिया उससे ब्याज ज़्यादा लिया, तो बीच का मार्जिन कमाने का है। ठीक है। जनरल यूटिलिटी भी परफॉर्म करती हैं बैंक के। जनरल यूटिलिटी कैसे परफॉर्म करती हैं, बिल पेमेंट का काम करती हैं, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आजकल तो सारे ही काम बैंक से होते हैं ना, सारे ही ऑनलाइन हो जाता है, रिचार्ज सब कुछ हो जाता है ना। बाइंग सेलिंग का भी काम करती, शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करती है बैंक। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, विदेशी मुद्रा को आप कन्वर्ट करने का काम भी, मतलब जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, अपने यहाँ रुपया चलता है, तो दोनों को बदल दो। भाई अमेरिका जाना है, रुपया लेके जाओगे, चलेगा ही नहीं, तो पहले क्या करना है, अमेरिका जाना है तो पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर अमेरिका की उड़ान भरो। तो ये करने का काम भी बैंकें करती हैं। तो कुछ अदर यूटिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है। आजकल तो इंश्योरेंस सर्विसेज भी देने लग गए हैं बैंक। फिर सेकंड बैंक की बात करें हम, तो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब फादर ऑफ ऑल बैंक इन द कंट्री। एक देश के अंदर जितनी भी बैंक होती हैं, इनके सबके पिता हैं। यही सारा ज्ञान बांटने का काम करते हैं और बैंकों को कंट्रोल करते हैं कि दादा हमने जो बोला है तुमको वैसा ही करने का है। यानी ये जो रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसको बैंक फॉलो करे, ये जवाबदारी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। कि दादा तुमको ये जितनी भी बैंकें हैं ना, सबको चेक करो कि ये इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ये इसके बियॉन्ड जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आरबीआई इसका दूसरा नाम है। जानू, सोना, मेरा बाबू, ये सब करके बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। Central bank is the apex bank of banking structure of a country. It supervises and control the entire banking system of the country. ये entire country में, पूरे देश के अंदर जितनी भी बैंक होती हैं सबको सुपरवाइज करती है और कंट्रोल करती है कि दद्दा काबू में रहने का। जो यहाँ पे रेगुलेशन में प्रोविजन लिखे हैं ना, इसको फॉलो करने का है। ठीक है मोटा भाई, आगे चलें। चले बराबर, आगे बढ़ें। फिर आया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, बस ये 4 टॉप, ये 2 खत्म करके आज का मामला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कि बैंक अकाउंट के टाइप भी पढ़ना है, टाइप भी पढ़ लेंगे, बैंक खत्म ही कर देंगे, है ना। कारपोरेट बैंक। कारपोरेट बैंक का मतलब वो बैंक जो मतलब पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव लिखा ना, कॉर्पोरेट है, कोऑपरेटिव था यार, यहाँ पर डबल ओ है, कोऑपरेटिव है। कारपोरेट तो कॉमर्शियल ही होता है, कॉमर्शियल या कारपोरेट एक ही बात है ना। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब सहायता करने के लिए जो बनाए गए हैं। जैसे एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर, हाँ, गांव में जो बैंकें होती हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटियाँ होती हैं जो फंडिंग का काम करती हैं, बराबर है, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग रेगुलेशन, ऐसा करके है। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक सोसाइटी एक्ट भी बना हुआ है अपने देश के अंदर। उस सोसाइटी एक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके हिसाब से ये बैंकें डील करती हैं, और ये सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन देती हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो उस बैंक का मेंबर हो, है ना। यानी एग्रीकल्चरल में क्या है, आपको पहले किसान हो आप, फार्मर, तो एग्रीकल्चरल बैंक में आपको अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सस्ते में लोन देंगे। 1000। वो अपन ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था ना, कोऑपरेटिव, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला,
बस वही है। स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब वो बैंक है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हैं, या तो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाई गई हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को के डेवलप करने के लिए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाई गई हैं। स्पेशलाइज्ड हैं वो, सिर्फ किसका काम करेंगी, फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर सिर्फ किसका काम करेंगी, डेवलपमेंट का, या फिर किसका काम करेंगी, सिर्फ इंडस्ट्रियल, है ना, बराबर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट की। खत्म कर दूं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कल पढ़ें, है ना, चलो कल पढ़ेंगे, आज ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये बताना आप, उसके बाद हम इसको कारवा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, चलो, थैंक यू।